नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कैसे हम अपने सोचने के तरीकों को बदलकर अपनी जिंदगी शायद बेहतर बना सकते हैं। हमने डेरियस फोरॉक्स की किताब थिंक स्ट्रेट और आज हम उसी के जो मुख्य आइडियाज हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश यह है कि इसमें से वो काम की बातें निकालें जो शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन में, करियर में, रिश्तों में, सेहत में, सब में काम आ सके। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो काफी पावरफुल है कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब सा लगे, पर लगता है इसके पीछे कुछ ठोस तर्क हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो सारांश है ना, ये कई जरूरी पहलुओं को छूता है। ये सिर्फ विचारों की शक्ति की बात नहीं करता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे हमारे कुछ वो जो गहरे विश्वास होते हैं ना, वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। फिर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग के बदलने की जो क्षमता है, हाँ। आत्मजागरूकता का क्या महत्व है, और फिर कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन जैसी जो टेक्निक्स है उन पर वे बात करता है। और हाँ, बेहतर रिश्ते कैसे बनाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, इसके नुस्खे भी इसमें हैं। मतलब समझिए ये एक तरह से पूरी जीवन शैली बदलने का एक खाका सा देता है। और आज की हमारी इस चर्चा का मकसद भी यही है कि इस जानकारी से हम वो पॉइंट्स निकालें जो सच में हमारे पर्सनल ग्रोथ में मददगार हो। चलिए सबसे पहले इसी मूल विचार को पकड़ते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं लगती, जैसा कि सारांश बता रहा है। इसके पीछे कुछ वजह हैं। मतलब कैसे? हाँ, सारांश इसे दो मुख्य तरीकों से समझाता है। पहला है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अच्छा। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो लगातार बदलता रहता है। हम जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसके आधार पर दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। पुराने वाले मजबूत या कमजोर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई लगातार ये सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका दिमाग सचमुच में सफलता के लिए जो जरूरी दिमागी रास्ते हैं उन्हें बनाने में कमजोर पड़ सकता है। ये सोच एक तरह से भविष्यवाणी की तरह काम करने लगती है। और दूसरा तरीका है हमारे कामों पर असर। हमारे विश्वास तय करते हैं कि हम कितनी कोशिश करेंगे। अगर हमें यकीन है कि हम कुछ कर सकते हैं तो जाहिर है हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा टिके रहेंगे। सारांश में कैंसर मरीज का उदाहरण दिया है जिसने अपनी सोच बदली, ये माना कि वो बीमारी से ज्यादा बड़ा है। हाँ। और इससे उसके लड़ने की ताकत बढ़ी। इसी तरह एक बिजनेसमैन का जिक्र है जिसने खुद को अजेय मानकर मुश्किल हालात में भी सफलता पाई। तो ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि सोच का सीधा असर हमारे एक्शन पर दिखता है। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा वाली ऊपरी बात नहीं है ना? ये ज्यादा गहरा है कि हमारे अंदरूनी विश्वास असल में हमारे बर्ताव को और फिर हमारे नतीजों को कैसे चलाते हैं। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि विश्वास सिर्फ विचार नहीं है, वो गहरे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं। और यही शायद उन सीमित करने वाले विश्वासों की बात आती है जिनका आपने जिक्र किया था। ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो हम खुद ही खड़ी कर लेते हैं। सारांश इन्हें पहचानने में कैसे मदद करता है? हाँ, ये वही सोच है जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, या फिर वो असफलता का डर। सारांश कहता है कि पहला कदम है इन्हें पहचानना। क्या हम अक्सर खुद को ऐसी बातें कहते हुए पाते हैं? क्या हम अपनी आलोचना जरूरत से ज्यादा करते हैं या दूसरों से बेवजह तुलना करते रहते हैं? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं। पहचान लिया मान लीजिए, पर इन गहरे बैठे विचारों से निपटना तो मुश्किल लगता है। क्या सारांश पे रास्ता सुझाता है इसके लिए? हाँ, कई रास्ते सुझाए गए हैं। एक है अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। खुद से पूछना, क्या इस सोच का कोई ठोस सबूत है मेरे पास, या ये सिर्फ मेरा डर है या कोई पुरानी धारणा। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, खुद पर थोड़ी नरमी बरतना। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं ना? हाँ, ये बात तो है। सारांश कहता है खुद से वैसे बात करें जैसे आप किसी मुश्किल में फंसे दोस्त से करते, मतलब सहानुभूति और समझ के साथ। इसके अलावा पॉजिटिव एफर्मेशन का इस्तेमाल करना, यानी ऐसे सकारात्मक वाक्य जिन्हें हम खुद को बार बार याद दिलाते हैं ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। और छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना। हर छोटी जीत हमारे मैं कर सकता हूं वाले विश्वास को मजबूत करती है। ये खुद पर नरमी बरतने वाली बात, ये सोचने लायक है। हम दूसरों के लिए तो बहुत समझदार बन जाते हैं, पर खुद के लिए उतने ही सख्त।
ये सचमुच एक अहम सवाल उठाता है कि हम खुद से कैसा बर्ताव करते हैं। सही कहा। और ये सब मुमकिन हो पाता है दिमाग की उसी खासियत की वजह से जिसका हमने पहले जिक्र किया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की बदलने और ढलने की क्षमता। ये सुनना ही कितना रोमांचक लगता है कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, हम उसे बदल सकते हैं। बिल्कुल। और सारांश बताता है कि हम जानबूझकर इस क्षमता का फायदा उठा सकते हैं। कैसे? नई चीजें सीखकर, कोई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई नया हुनर। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। दूसरा, अपने सोचने के ढर्रे को बदलकर, जानबूझकर नेगेटिव सोच की जगह पॉजिटिव या समाधान वाली सोच को चुनना। तीसरा, नई अच्छी आदतें डालकर लगातार दोहराने से वो आदतें दिमाग में पक्की हो जाती हैं। यानी दिमाग एक मांसपेशी की तरह है जिसे हम ट्रेन कर सकते हैं। काफी हद तक, हाँ। और चौथा तरीका है दिमाग को चुनौती देते रहना, पहेलियां सुलझाना, नई जगहों पर जाना, अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना। ये सब दिमाग को तेज और लचीला बनाए रखता है। मूल बात यह है कि हम अपने मानसिक दुनिया के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम उसे एक्टिवली बना सकते हैं। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन अपने विचारों और विश्वासों को बदलने के लिए पहले उन्हें जानना तो होगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस की भूमिका आती है। एकदम सही। सुधार की शुरुआत ही जागरूकता से होती है। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी लेबल के अच्छा या बुरा माने बिना बस एक बाहरी दर्शक की तरह देखना सीखना, यही आत्म जागरूकता है। सारांश इसके लिए कुछ तरीके सुझाता है, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें हम अपनी सांसों या विचारों पर ध्यान लगाते हैं बिना उनमें खोए। और जर्नलिंग भी शायद इसी में मदद करती है, अपने ख्यालों को लिखना। हाँ, जर्नलिंग एक बहुत कारगर तरीका है अपने अंदर चल रहे विचारों और भावनाओं को समझने का। जब हम लिखते हैं तो चीजें ज्यादा साफ हो जाती हैं। एक और आसान तरीका है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नाम देना। जैसे, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मैं थोड़ा नर्वस महसूस कर रही हूँ। ये जागरूकता हमें अपने पैटर्न समझने में मदद करती है और फिर हम उन नेगेटिव पैटर्न्स को चुनौती दे सकते हैं। तो जागरूकता पहला कदम है। इसके बाद सारांश 2 और तकनीकों पर काफी जोर देता है, कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन। कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना, ये कैसे मदद करता है? कृतज्ञता का अभ्यास हमारी सोच को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है। ये जो हमारा एक नेगेटिविटी बायस होता है ना, उसे कम करता है। सारांश आसान तरीके बताता है। रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठकर 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जैसे अच्छी धूप, सेहत या किसी की मुस्कान। दिन भर में भी ऐसे पलों पर ध्यान देना और दूसरों को धन्यवाद कहना, ये साधारण सी लगने वाली चीजें हमारे मानसिक नजरिए पर गहरा असर डालती हैं। और विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, ये लक्ष्यों को पाने में कैसे मदद करता है? ये थोड़ा फिल्मी नहीं लगता? नहीं, ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल है। सारांश कहता है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद की स्थिति की एकदम साफ कल्पना करें। आप कैसा महसूस कर रही हैं, कहाँ हैं, आपके आसपास क्या है, इसे जितना हो सके उतना वास्तविक बनाएं। अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। फिर उस कल्पना से जुड़ी जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, खुशी, गर्व, संतुष्टि, उन्हें महसूस करें। ये न सिर्फ प्रेरणा देता है बल्कि आपके दिमाग को उस लक्ष्य की ओर प्रोग्राम भी करता है। समझिए, ये भविष्य के लिए एक मानसिक नक्शा बनाने जैसा है। दिलचस्प है। तो एक तरफ कृतज्ञता हमें वर्तमान में जो अच्छा है उस पर ध्यान देने में मदद करती है, और दूसरी तरफ विजुअलाइजेशन हमें उस भविष्य की ओर ले जाता है जो हम चाहते हैं। हाँ, ये दोनों मिलकर एक शक्तिशाली मानसिक ढांचा बनाते हैं, वर्तमान के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया और भविष्य के लिए एक साफ दिशा। भविष्य की दिशा की बात आई तो लक्ष्य निर्धारण पर भी सारांश में जोर है। सिर्फ मैं सफल होना चाहता हूँ जैसी इच्छा रखना काफी नहीं है, सही है ना? बिल्कुल नहीं। इच्छाएं तो धुंधली होती हैं, लक्ष्य साफ होने चाहिए। सारांश स्मार्ट लक्ष्यों की बात करता है। स्पेसिफिक यानी लक्ष्य साफ हो, जैसे वजन कम करना की जगह 3 महीने में 5 किलो कम करना। मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। अचीवेबल, जो हासिल करने लायक हो, यथार्थवादी हो। रेलेवेंट, जो आपके बड़े जीवन लक्ष्यों से जुड़ा हो। और टाइम बाउंड, जिसकी एक समय सीमा हो। लक्ष्यों को लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि ये उन्हें एक ठोस रूप देता है। लक्ष्य बना लिए, लिख भी लिए, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं, प्रेरणा भी कम हो जाती है।
इससे निपटने के लिए क्या सुझाव है? सारांश कहता है कि पहले से ही जो संभावित बाधाएं आ सकती हैं, उनके बारे में सोच लेना अच्छा है। फिर उनके लिए एक प्लान बी तैयार रखना। लचीलापन जरूरी है, क्योंकि सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता। सही बात है। और प्रेरणा बनाए रखने के लिए छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना, अपनी प्रगति पर नजर रखना, खुद को याद दिलाना कि आप क्यों शुरू हुए थे, और ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको प्रोत्साहित करते हो। एक पॉजिटिव माहौल बहुत फर्क डालता है। ये प्रेरणा वाली बात अहम है। अक्सर हम बड़ी छलांग लगाने की कोशिश में छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद उन्हें सेलिब्रेट करना ही आगे बढ़ने की चाबी है। निश्चित रूप से हर छोटा कदम आत्मविश्वास बढ़ाता है। व्यक्तिगत विकास के साथ साथ ये सारांश रिश्तों पर भी जोर देता है। मजबूत रिश्ते बनाना क्यों जरूरी है और इसमें कैसे बेहतर बने? क्योंकि हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। अच्छे रिश्ते हमारी खुशी और सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सारांश प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। साफ और ईमानदारी से बात करना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना, लेकिन दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए। सबसे महत्वपूर्ण है एक्टिव लिसनिंग, यानी सिर्फ सुनना नहीं बल्कि सामने वाले को समझने की कोशिश करना, उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाना, सवाल पूछना। सहानुभूति और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी इसमें शामिल है। एक्टिव लिसनिंग, ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। अक्सर हम जवाब सोचने में लगे रहते हैं, बजाय कि सच में सुने कि सामने वाला कह क्या रहा है। ये अभ्यास से आता है। और देखिए, रिश्तों में मतभेद होना तो स्वाभाविक है। सारांश संघर्ष समाधान के लिए शांत रहने, समस्या की जड़ तक जाने, दोनों पक्षों के नजरिए को समझने और मिलकर समाधान खोजने की सलाह देता है। माफी मांगने और माफ करने की इच्छा रखना भी स्वस्थ रिश्तों के लिए जरूरी है। इसके अलावा एक दूसरे की तारीफ करना, साथ में अच्छा समय बिताना और एक दूसरे के विकास में सहायक बनना भी रिश्तों को मजबूत करता है। चलिए अब थोड़ा प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एक बड़ी चुनौती है। क्या सारांश इसमें कुछ मदद करता है? कुछ नुस्खे हैं? हाँ, प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी बताया गया है। सारांश ABCD विधि का जिक्र करता है। A काम वो है जो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी है, B महत्वपूर्ण है पर उतने जरूरी नहीं, C जरूरी है पर कम महत्वपूर्ण, और D न महत्वपूर्ण न जरूरी। अच्छा, ABCD नियम सीधा है, पहले A निपटाओ, फिर B, समय मिले तो C, और D को या तो टाल दो या किसी और को सौंप दो या करो ही मत। असली ताकत D कामों को पहचानने और उन्हें खत्म करने में है। हाँ, ये D वाले काम अक्सर हमारा बहुत समय और एनर्जी खा जाते हैं बिना हमें पता चले। बिल्कुल। इसके अलावा विकर्षणों को कम करना जरूरी है, चाहे वो फोन के नोटिफिकेशन हो या हमारे अपने मन की चिंताएं। फोन साइलेंट रखना, शांत जगह ढूंढना, टू डू लिस्ट बनाना और उस पर टिके रहना, ये कुछ तरीके हैं। और कुशलता से काम करने के लिए मल्टीटास्किंग से बचना, एक बार में एक काम पर ध्यान देना, बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना फायदेमंद होता है। 2 मिनट का नियम भी दिलचस्प है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालो, टालो मत। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर वाकई बड़ा फर्क ला सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये किताब सीधे पैसों के प्रबंधन पर नहीं है, लेकिन आपने बताया कि इसके सिद्धांत वहां भी लागू होते हैं। कैसे? हाँ, क्योंकि सोच तो हर जगह काम करती है ना। वित्तीय निर्णय लेते समय भी लक्ष्य तय करना, कर्जा चुकाना, बचत, निवेश, विकल्पों पर रिसर्च करना, और सबसे जरूरी भावनाओं में बहकर फैसले लेने के बजाय लॉजिकल सोच का इस्तेमाल करना। ये सिद्धांत पैसों के मामले में भी उतने ही काम के हैं। ऋण प्रबंधन के लिए भी वही बात है, स्थिति को समझना, योजना बनाना और उस पर अमल करना। और ये सब अंततः हमारे समग्र कल्याण यानी ओवरऑल वेलबींग से जुड़ जाता है ना। तनाव, नींद, सेहत। निश्चित रूप से वित्तीय तनाव सेहत पर असर डालता है, और खराब सेहत हमारी सोच और काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। सारांश तनाव प्रबंधन के लिए तनाव के कारणों को पहचानने और स्वस्थ तरीके अपनाने की बात करता है, जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान, व्यायाम, अच्छी नींद के लिए नियमित दिनचर्या, सोने से पहले एक आरामदायक माहौल बनाना जरूरी है, और जाहिर है संतुलित भोजन, व्यायाम, सामाजिक जुड़ाव और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना, ये सब हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत की नींव है। तो कुल मिलाकर ये सारांश एक होलिस्टिक अप्रोच पेश करता है। जीवन के किसी एक हिस्से पर नहीं बल्कि पूरी तस्वीर पर ध्यान देने की बात करता है, और इसकी शुरुआत हमारे विचारों से होती है। एकदम सही। केंद्रीय संदेश यही है कि असली शक्ति हमारे अपने विचारों में है।
उन्हें समझकर, उन्हें दिशा देकर हम सिर्फ अपनी सोच ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी, अपने रिश्ते, अपनी सेहत, अपनी सफलता को बदल सकते हैं। ये नियंत्रण हमारे हाथ में है। ये वाकई एक सशक्त करने वाला विचार है। अपने विचारों के प्रति जागरूक होना और उन्हें सचेत रूप से चुनना। हाँ, ये व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाने की बात करता है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और आगे ले जाएं, तो एक सवाल मन में आता है। अगर हमारे व्यक्तिगत विचार लगातार हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता बना रहे हैं, तो हमारे सामूहिक विचार, हमारे समाज की जो साझा विश्वास है, वो अनजाने में किस तरह की दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। हम सब मिलकर किस तरह की सामूहिक हकीकत रच रहे हैं, इस पर सोचना भी दिलचस्प हो सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस चर्चा से थिंक स्टेट के मुख्य विचारों को समझने में मदद मिली होगी और शायद अपनी सोच पर थोड़ा और ध्यान देने की प्रेरणा भी मिली होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।